जी तो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 11 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और इसकी जो एक्सरसाइज में एमसीक्यूज़ हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल जो है वो किया जा रहा है, विच अदर एटम इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द कार्बन एटम इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन एटम्स के साथ अमूमन कौन सा एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। तो चैप्टर का नाम हाइड्रोकार्बन्स है, ठीक है। चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है हाइड्रोकार्बन्स, ओके। सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन जो है दैट इज़ मीथेन। तो आप समझ लो कि कार्बन के साथ अमूमन जो एलिमेंट पाया जाता है दैट इज़ हाइड्रोजन। सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, विच अदर मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सा इसमें से मेटल जो है वो यूज़ होता है। तो बच्चों, ये बेसिकली जब आपको ये सवाल इस तरह के देते हैं ना, तो इसमें लॉजिक ये होता है कि दे वांट यू टू गो फॉर अ रिसर्च। तो एक्सरसाइज में जो एमसीक्यूज़ होते हैं उनमें अमूमन ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको शायद पता नहीं होते कि शायद इनके आंसर्स बुक से देखें, मतलब चैप्टर से देखें। चैप्टर नंबर अलजिकर जो है वो किसका है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो है ना वो जिंक को यूज़ किया जाता है फॉर द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। लेकिन द पॉइंट टू पॉन्डर हेयर के इसके अलावा कौन सा एलिमेंट हो सकता है जो कि रिडक्शन कर रहा है अल्काइल हैलाइड्स की। तो अभी मज़ीद देखें तो एल्युमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है अल्काइल हैलाइड्स को वर्ड्स रिएक्शन में, मतलब ये आगे बड़ी क्लासों में आप पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मैग्नीशियम को भी यूज़ किया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के थ्रू। तो मैग्नीशियम जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, अल्केन्स बनाने के लिए। सो आई विल गो फॉर मैग्नीशियम, ठीक है। निकल में भी इस्तेमाल है, वैसे कोबाल्ट भी इस्तेमाल इतना ख़ास होता नहीं अल्काइल हैलाइड्स को रिड्यूस करने के लिए। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कॉमनली यूज न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं और वर्ड्स रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में इस्तेमाल होते हैं। निकल कोबाल्ट मोर कॉमनली हाइड्रोजनेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आर मोर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिड्यूसिंग अल्काइल हैलाइड्स। तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को आप ज़्यादा इंटीग्रेट करें। तो बहरहाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को नोबेल प्राइज़ भी मिला था, तो क्लोजेस्ट आंसर हम इसका मैग्नीशियम ले लेते हैं। अगर उसके पास आपके पास कोई लॉजिकल आंसर है तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल मेरी तरफ से मैग्नीशियम इज़ द राइट आंसर, बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इफ़ नेफ्था undergoes a combustion reaction, what products do you expect to have। कोई भी नेफ्था हो, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, तो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू समथिंग लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो एनर्जी तो आपको पता है निकल जाती है, तो जो प्रोडक्ट्स आपके पास बचती हैं जो हवा में चली जाती हैं दैट इज़ बेसिकली नेफ्था जो है उसको अगर कंबस्ट करेंगे, जलाएंगे, तो जलाने की प्रोडक्ट यही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सो आई विल गो फॉर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वाई डज़ द मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं। मिक्सचर ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे क्यों काम करते हैं? जिंक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज एटम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस विद जिंक HCl to act as a reducing agent, and because molecular hydrogen produced with zinc and hydrochloric act as a reducing agent because chloride ions produced with the zinc। तो ये बी डी ऑप्शन तो नहीं है बिल्कुल भी। इसमें जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड है, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस होती ही नहीं है। सो एटॉमिक हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होती है जब आप मेटल को एसिड में डालते हैं, और जो हाइड्रोजन इन दोनों के रिएक्ट करने से प्रोड्यूस होगी दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोडक्ट ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस दिस हाइड्रोजन लाइक दिस। तो ये कह लें कि एटॉमिक हाइड्रोजन कहलाती है, इसको हम एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं, या फिर इसको आप कह सकते हैं नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आप नेसेंट हाइड्रोजन भी कह सकते हैं।
दैट डज मेक एन आइडिया. सो बी ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन किया जा रहा है जी कि विच अल्केन will evolve the most amount of heat when it burned with the oxygen. सबसे ज़्यादा जो हीट है वो कौन प्रोड्यूस करेगा जब आप बर्न करेंगे किसी अल्केन को. सो इथेन CH3 इसका फॉर्मूला है. प्रोपेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 इसका फॉर्मूला है. ब्यूटेन CH3 CH2 और फिर CH3. और आइसोब्यूटेन कुछ इस तरह होगा, ठीक है. CH3 और यहाँ पे होगा हाइड्रोजन, ठीक है. ये CH3 लाइक दिस, ठीक है, और ये हाइड्रोजन. तो जो आइसोब्यूटेन कौन सा मतलब ज़्यादा हीट इवॉल्व करेगा, ठीक है. तो मैं आपको सबकी एनर्जीज़ बता देता हूँ. इथेन जो एनर्जी निकालेगा अप्रॉक्सीमेटली 60 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी निकालेगा. और जो ब्यूटेन एनर्जी निकालेगा दैट इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक 2890 किलो जूल्स पर मोल. प्रोपेन जो एनर्जी निकालेगा दैट इज़ 2220 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है. और इसके अलावा जो आइसोब्यूटेन एनर्जी निकालेगा दैट इज़ 2890 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है, किलो जूल्स पर मोल. अब देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन निकाल रहा है. 2890, ठीक है. तो 2890 आपको 2 दफ़ा मिल रहा है सिमिलर टू ब्यूटेन, दो स्लाइटली लेस एफिशिएंट ड्यू टू ब्रांचिंग. तो आप कह लो कि ये जो हमारे पास ब्यूटेन है ये थोड़ा सा लेस एफिशिएंट रहेगा हीट निकालने में. तो जो स्ट्रेट चेन ब्यूटेन है ये ज़्यादा एनर्जी निकालने का अहल रहेगा. बाकी तो आपको वैल्यू से पता लग रहा है कि दोनों की एनर्जी कम है. सो सी ऑप्शन इज़ द वेरी राइट आंसर. ये ब्रांच होने की वजह से कम एनर्जी निकालेगा. आप इसको कह रहे हो कि लेस देन दिस एनर्जी. सो इंडिकेट द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन. अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है. अल्केन्स में ये आ जाता है मीथेन लीस्ट रिएक्टिव रहेगा, यानी कि इतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता ये. और इथेन भी इसी फैमिली का मेंबर है, अल्केन फैमिली का, इथेन नाम है इसका. तो ये भी क्या रहेगा, लीस्ट रिएक्टिव रहेगा. और इसके अलावा आप कह लो कि प्रोपेन ईथ आइन और इसके अलावा ईथीन ये जो है ज़्यादा रिएक्टिव होंगे. लेकिन इन दोनों के कंपैरिजन में जो इथाइन है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा. इसको एसीटाइलिन भी कहते हैं. वी यूज़ टू कॉल इट एज एसीटाइलिन, राइट. एसीटाइलिन भी इसको कहते हैं. So in my suggestion, ethine is the best answer. C option is the right answer for this question. Which hydrocarbon is responsible for explosion in coal mines? अब बच्चे सोच रहे होते हैं कि सर जो बता रहे हैं कितना एक्सपीरियंस है इनको. तो मेरे को बेटा पढ़ाने का 15 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा अरसा ही हो गया. तो आप बेफिक्र होकर ये जवाब लगाएं और इस पर मज़ीद रिसर्च करके आप कंफर्म कर सकते हैं. तो बहरहाल अगर आप ये लगाएंगे तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में आके पूरे नंबर आएंगे. इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक होते हैं, आप नोट्स हासिल कर सकते हैं. नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर है और माइनर सी अमाउंट पे करके आप नोट्स भी हासिल कर सकते हैं और आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस किताब के. सो विच हाइड्रोकार्बन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्लोजन इन कोल माइंस. कोल माइंस में कौन सा कंपाउंड यूज़ होता है ताकि हम एक्सप्लोजन करें. मतलब जो कोयला होता है ना, उसको कोयले की लेट्स से दैट ये कान है, तो कोयला अगर निकालना है यहाँ से तो उसको एक्सप्लोजन करना पड़ता है. तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसमें जो इसका जवाब रहेगा वो मीथेन रहेगा. क्योंकि मीथेन जो है आप कह लो कि राउंड अबाउट 5 to 15% जो है वो हवा में जो है यू कैन से दैट के रिएक्ट कर सकता है. यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल है एंड हैज़ अ वाइड एक्सप्लोसिव रेंज विच कैन मेक इट रिएक्ट. और नेचुरल गैस में होता है ये, ठीक है. नेचुरल गैस में 85% तक मीथेन मिलेगा आपको और 15% तक आपको ईथीन या ईथेन जैसी गैसेस मिलेंगी. तो ये 85% तक आपको मीथेन जो है वो मिलेगा और नेचुरल गैस में. तो मीथेन को ही यूज़ किया जाता है. और इवन ये जो कोल की माइंस होती हैं इनके अंदर भी छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं मीथेन के. अगर इनको चंगाड़ी वगैरह मिल जाए तो ये अंदर फट सकते हैं और अंदर जो मज़दूर काम कर रहे हैं उनके लिए मसला भी हो सकता है. पर एक्सप्लोजिव करना है तो मीथेन गैस का ही ट्रिगर किया जाता है, बाकी गैसेस को नहीं लिया जाता. सो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन.
फिर है जी विच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद जिंक और HCl। कौन सी गैस मिलेगी इथाइल ब्रोमाइड को अगर ट्रीट किया जाए? तो इथाइल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होगा? इथाइल C2 बल्कि ये लिखा हुआ है C2H5Br। तो इनसे कौन सी मिलेगी गैस? तो इससे ये जो है C2H5 अलहदा हो जाएगी और C2H5 में आप हाइड्रोजन डाल दें तो दैट विल मेक अ ईथेन। ठीक है, सो बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। जिस तरह का आप अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, अल्काइल हैलाइड लेंगे उसी तरह की गैस पैदा होगी, ईथेन पैदा होगी इसकी रिडक्शन से। ठीक है, अगर आप इस गैस को सॉरी कंपाउंड को इसमें HCl में डाल देंगे, जिंक मिले HCl में, that will produce this gas, that is ethane. So B is the right answer for this question. तो उसके बाद बच्चों सवाल किया जा रहा है जी which of the following is not a process of halogenation of alkanes। यानी कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के हम कौन सी हेडिंग को नहीं लेंगे? तो क्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, ब्रोमिनेशन या क्रैकिंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोसेस ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो थोड़ा सा आपको लफ्ज़ों से ज़ाहिर होगा नेशन का लफ्ज़ आपको इस्तेमाल होता हुआ नज़र आ रहा है। नेशन 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 तो इधर से हिंट मिल गया कि ये सब तो हेलोजिनेशन का हिस्सा होंगे, लेकिन जो क्रैकिंग का लफ्ज़ है थोड़ा सा लहदा सा नज़र आ रहा है। सो डेफिनेटली यही इसका आंसर है। सो क्रैकिंग में ये होता है कि जो बड़ी बड़ी चेनें होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की, उनको तोड़कर छोटी चेनों में कन्वर्ट किया जाता है। क्रैकिंग के बहुत से मेथड्स हैं, तो इंशाल्लाह वो आने वाली वीडियोस में हम समझेंगे बड़ी क्लासों में। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड कम्प्लीटली बर्न द प्रोपेन। देखें, तीन कार्बन होते हैं। प्रोप का मतलब, मीथ का मतलब होता है 1 कार्बन, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन। ठीक है, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन है। तो मीथ का लफ्ज़ जब भी है तो 1 ही कार्बन की बात हो रही है। ईथ का लफ्ज़ आ जाए तो 2 कार्बन की बात हो रही है। प्रॉप का लफ्ज़ आ जाए तो 3 कार्बन की बात आ रही है। ब्यूट का लफ्ज़ आ जाए तो 4 कार्बन की बात होगी। पेंट का लफ्ज़ आ जाए तो 5 कार्बन की बात होगी। हेक्स का लफ्ज़ आ जाए तो 6 कार्बन की बात होगी। हेप्ट का लफ्ज़ आ जाए तो 7 कार्बन की बात होगी। ऑक्ट का लफ्ज़ आ जाए तो 8 कार्बन की बात होगी। इस तरह ही नॉन का लफ्ज़ आ जाए तो 9 कार्बन की बात होगी। डेक का लफ्ज़ आ जाए तो फिर 10 कार्बन की बात होगी। तो ये सवाल कर रहे हैं कि अगर प्रोपेन यानी C3H2n+2 8 हाइड्रोजन होंगे इसमें, इसको बर्न करेंगे अगर ऑक्सीजन से, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। तो कार्बन कितने हो गए इसमें? कितने हो गए? 3। ठीक है, 3 कार्बन है तो 3 कार्बन ले लेते हैं। सो 3 कार्बन ले लिए, राइट, और 3 2s आर 6 ऑक्सीजन पार्टिकल्स। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? वी हैव समथिंग लाइक 8 हाइड्रोजन्स। सो गोना मेक 4 हेयर। ठीक है, तो 4 2s आर 8 और 3 कार्बन, ऑक्सीजन रह गया 4 2 8, सॉरी 4 और ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए और 3 2 ज़र 6 ऑक्सीजन, 10 हो गए। तो 5 यहाँ लगा देंगे। तो 5 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी ताकि हम प्रोपेन को कम्प्लीटली बर्न कर लें। सो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये हमारे पास लॉजिक था इन सारे MCQs का जो मैंने आपको दे दिया है। 13 मिनट में कोशिश की है वाइंड अप करूँ इसको। नेक्स्ट वीडियो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की है। इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं GS Academy यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से। थोड़ी सी अमाउंट पे करके ये नोट्स जो हैं हासिल कर सकते हैं, थोड़ी सी अमाउंट पे करके। सो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस के आप आंसर हासिल कर सकते हैं। बाकी मेरी वीडियोस भी देख सकते हैं, इन पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आप काम कर सकते हैं मेरे साथ, और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस पे भी मैं आपको सारे एक एक करके तफसीलन बता दूंगा। सो GS Academy यूट्यूब चैनल के साथ रहें, अभी आप सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं प्यारे बच्चों, जिससे उनका भी फ़ायदा होगा। सेल्फिशली नहीं पढ़ते, दूसरों को भी शेयर करते हैं सारी बातें। सेल्फिश लर्नर्स सेल्फिश ही रहते हैं सारी ज़िंदगी, अकेले ही रहते हैं। मिलकर चलें, मिलकर खाएं, मिलकर ज़िंदगी गुजारें। जो मज़ा दूसरों के साथ चलने में है वो अकेले चलने में नहीं है प्यारे बच्चों। किसी का साथ निभाना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन किसी का साथ छोड़ देना ये तो बड़ा ही आसान होता है। तो क्या आप साथ छोड़ना चाहते हैं कि साथ निभाना चाहते हैं? तो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिले दोस्तों को शेयर करें, ताकि दिए से दिया जलता रहे। क्या ख्याल है?
और हमें दिए से दिया जला देना चाहिए। सो अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी। Thank you for watching. GS Academy.